गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग। टाइम पे आई है ना? 8:30 का मतलब 8:30 ही रहेगा, नहीं तो मैं टाइम को 8 बजे कर दूंगा। ये 8:30 इसलिए किया कि थोड़ा आप आए, लेकिन लेट नहीं होगा। मैं तो आके बैठा हुआ था, अमित जी ने कहा कि थोड़ा रुक के स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो आज से क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आप हेडिंग लगा दीजिए। राष्ट्रीय आय और उत्पाद। तो इसमें उतरने से पहले कुछ इस तरह के सवाल रहते हैं बच्चों के मन में, जैसे कि इकोनॉमी किसको कहते हैं, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। तो मैं वहाँ से ले रहा हूँ इस चीज का। उसके बाद इसमें हम चले जाएंगे ग्रेजुअली इस टॉपिक में। और ये तो आपको भी पता है कि इनकम इनकम का जो सही सोर्स है वो प्रोडक्शन है। जैसे हेडिंग लगा हुआ है ना, नेशनल को छोड़ो आप, इनकम एंड प्रोडक्ट। तो आय और उत्पाद आपस में जुड़े हुए। बिना उत्पादन किए आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। परमानेंट इनकम अगर आपको चाहिए तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। चाहे वो चाय वाला हो, मेरे जैसे लोग हों, किसान हो, अंबानी जी हो, अडानी जी हो, कोई भी हो, उनको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कोई चीज जनरेट करनी पड़ेगी, उत्पादन करना होगा। चाय वाला चाय बना के उत्पादन करता है, मतलब कोई वस्तु बनाता है जो किसी न किसी के काम में आती है। डिमांड आनी चाहिए ना उसकी। वस्तु अगर डिमांड के अनुसार नहीं है तो फिर इनकम नहीं आएगी। आप मतलब कुछ भी चीज बना दोगे, कोई जहर बना देगा तो उसकी डिमांड थोड़ी आ जाएगी। हाँ, किसी को सुसाइड करने वाले लोग तो संख्या में कम ही होते हैं। और लो भी होता है। एज पर लो प्रोडक्शन करोगे कि लोग को वायलेट करके थोड़ी करोगे। मतलब मार्केट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई चीज पैदा करनी है। स्थायी तरीका तो यही है। और कोई लॉटरी निकल जाए हमारी, कौन बनेगा करोड़पति में हम जीत जाएं, या सरकार हमारे खाते में पैसा ट्रांसफर कर दे, ये कितने दिन हो सकता है। और इसको सशक्तिकरण भी नहीं कहते। हमें कोई इनकम ऐसे देता रहे तो हम क्यों लेना चाहेंगे। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट मेरे को कहे कि रामेश्वर सर हम आपको ऐसे ही दे देंगे, आप तो बैठे रहिए, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो मुझे ऐसे ही दे दें। तो जाहिर सी बात है, छोटे से छोटा किसान हो, चाय वाला हो, बड़े से बड़ा इंसान हो, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज बनानी पड़ेगी, उसको बेचना पड़ेगा, उससे इनकम आएगी। मेरा बेटा 4th क्लास में पढ़ता है, उसकी किताब में भी है। मुझे पूछ रहा मार्केट क्या होता है पापा। और बाय द वे हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये भी कह रहा है कि हमें क्यों पढ़ा रहे हैं मार्केट, मतलब हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें मार्केट का क्या। मैंने कहा आप बताओ, हम चलते हैं मार्केट, घूमने जाते हैं, कई बार तुम्हारी मम्मी ले जाती है, तो क्या करते हैं वहां पे। कहती है ना वो कि मार्केटिंग करने के लिए चलेंगे। तो कहते हैं जूते खरीदती है मेरे लिए, कपड़े खरीदती है मेरे लिए, ये सब करती है। जब मार्केट का नाम लेती है तो ऐसा। मैंने कहा मंदिर भी जाते होगे। हाँ, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भगवान होते हैं, जल चढ़ाते हैं और इस तरह का होता है। तो मैंने कहा मंदिर अलग जगह है, मार्केट अलग जगह है। मार्केट में लेन देन होता है, कुछ भी चीज आप खरीदते हो, आप लेते हो तो कोई बेचने वाले होते हैं।
एक बच्चे को क्या समझाया जा सकता है इसी तरह से। तो पापा फिर उनको पैसे मिलते होंगे। मैंने कहा हाँ, जिसने जूते बेचे उसको पैसे मिलते हैं, तो उसको अच्छा लगता होगा। मैंने कहा हाँ लगता है अच्छा, क्योंकि वो भी, उनको भी कोई चीज की जरूरत है तो ले पाएंगे। तो आजकल इतने छोटे बच्चों के कोर्स में भी ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। तो उत्पादन और आय आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये हेडिंग लगता है इनकम एंड प्रोडक्ट करके साथ में चलता है। हम कहते हैं किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो उसका कई तरीके आप बता सकते हो, लेकिन एक तरीका ये भी बताना पड़ेगा कि हमें कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। तो बिना उत्पादन के आप इनकम की सोच नहीं पाते हैं, इसलिए ये ऐसा बना हुआ है। और बाकी आप अखिल भारतीय स्तर पे बात कर रहे हो तो राष्ट्रीय लग जाता है। इसमें हेडिंग समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों बना हुआ है ये। तो इसके अंदर जाने से पहले हम एक छोटे छोटे कुछ चीजें करते हैं। तो आप फर्स्ट इसमें लिखिए, अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है मैं बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है, कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। और उनका वितरण लोगों को किया जाता है, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके और उन्हें आर्थिक कल्याण प्राप्त हो सके। पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखिए, इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। एक डायग्राम बनाएंगे। देश लगा के हमने कहा ना, एक भौगोलिक क्षेत्र होती है, एक भौगोलिक क्षेत्र जैसा बनाया, मतलब इसकी टेरिटरी है, बाउंड्री है, उसके अंदर संसाधन रहते हैं अलग अलग तरह के, जिसको आप इंग्लिश में रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज को लेकर कोई संदेह हो कि किसको कहेंगे, क्या इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हम इस पे भी बातचीत कर सकते हैं। वैसे तो
पूरा इकोनॉमिक्स ही पढ़ा हुआ है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। संसाधनों में हम फिलहाल जैसे कि भूमि लिख दिया आपने, भवन लिख दिया, श्रम लिख दिया जो मैन पावर वगैरह होती है, पूंजी लिख दिया जिसका अभिप्राय मशीन से है। यहाँ पे मशीनों को पूंजी बोल दिया जाता है इकोनॉमिक्स में। आदि लगा दीजिए, जगह नहीं है बोर्ड पे। तो ऐसे संसाधन होते हैं। तो वो संसाधनों को आप यूज करना चाहते हो ना, इनकम भी कमाना चाहते हो, तो इनकम कमाने के लिए आपको इन संसाधनों से वस्तु सेवा का उत्पादन होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए वस्तु सेवा का उत्पादन। फिर उत्पादन होने के बाद उसका लोगों को वितरण होगा। और लोगों को वितरण होगा तो उनको आर्थिक कल्याण की प्राप्ति होगी। तो लोगों को आर्थिक कल्याण, इस तरह से एक ब्रीफ आइडिया डेवलप। यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं करती, तो आपको प्रोफेशनल होना है, समझ पैदा करनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना है कि एक इकोनॉमी का आइडिया क्या है, मतलब इकोनॉमी में क्या होता है। समाज बोलते हो तो क्या होता है? एक देश की इकोनॉमी होती है, एक देश की सोसाइटी होती है, एक देश एक ही है। उसकी इकोनॉमी किसको कहेंगे, उसकी सोसाइटी किसको कहेंगे, उसकी राजनीति किसको कहेंगे? ऐसे पक्ष हो सकते हैं ना, एक ही देश के ऐसे पक्ष हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति का सामाजिक जीवन भी होता है, जैसे मैं फैमिली में मेरा बर्ताव कैसा है, परिवार मेरा कितना बड़ा छोटा है, उनके साथ मेरे संबंध कैसे हैं, समाज में मैं आता जाता हूँ या नहीं। तो मेरी लाइफ का एक पक्ष हो गया जो मेरा समाज है। और समाज में बहुत छोटी इकाइयों में विवाह भी शामिल होता है, पति पत्नी का संबंध भी समाज में काउंट होता है, सामाजिक संस्था मानी जाती है। जहाँ रिलेशन होते हैं वहाँ समाज माना जाता है। रिश्ता नहीं है तो समाज नहीं है। विदाउट कनेक्टिविटी समाज नहीं बनता है। अब हम दो लोग क्लास में हैं, एक दूसरे को जान नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, उनको कोई लेना देना नहीं किसी से, वो अपना आते हैं अपने धुन में चले जाते हैं, तो वो समाज नहीं बन रहा। वहां पे समाज कनेक्शन से बनता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा, और भी कई जगह किताबों में आपको मालूम चल जाएगा कि जहाँ कनेक्शन नहीं है किसी भी तरह का, वहाँ समाज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते आप। तो विवाह में दो लोग जुड़े हुए हैं आपस में, तो यहाँ सामाजिक संस्था बन गई है। परिवार अकेले व्यक्ति का समाज नहीं होता है, जो किसी से लेना देना नहीं, निर्लिप्त भाव से जीवन जी रहा है, उसका कोई समाज नहीं है। कनेक्शन नहीं है किसी से, प्रभु के साथ उसने अपने आप को जोड़ रखा है, वो आध्यात्मिक स्तर की बात है। तो कनेक्शन होने चाहिए। फिर हम कहते हैं सामाजिक संस्थाओं का पतन होता है, तो वो जो रिलेशन की डिग्री है वो कमजोर हो जाती है। जैसे पति पत्नी लॉयल नहीं है एक दूसरे के प्रति, कमिटेड नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो आप कहोगे पति पत्नी तो है, मतलब सामाजिक संस्थान तो है, लेकिन उसकी जो डिग्री होनी चाहिए रिलेशन की वो डाउन हो गई। तो एक व्यक्ति का सामाजिक पक्ष हुआ। और आर्टिकल 326 वगैरह वगैरह में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वहां से आपकी राजनीतिक क्षेत्र की शुरुआत होती है। अब उसमें आप किस डिग्री पे जाते हो ये तो आपके ऊपर है।
लेकिन मत देने के अधिकार से ही आपकी लाइफ में राजनीति का प्रवेश हो जाता है। किसी पार्टी से जुड़ते हो, उसके मेंबर बनते हो, फिर वर्किंग कमेटी में चले गए, इस तरह से। और जो उच्च पदों पे जाना भी उसी का पार्टी, जैसे प्रधानमंत्री बन गए तो वो भारतीय राजनीति का शीर्ष स्तर है। इस तरह से वो पॉलिटिकल साइड हो गई। इकोनॉमी में उसके वो देखे जाएंगे कि क्या कम करता है, प्रोडक्शन क्या करता है, जॉब करता है, इनकम कहाँ से आती है, क्या चीजों का उपभोग करते हैं। आर्थिक कल्याण उपभोग से प्राप्त होता है आपको। जैसे आपने सूट खरीदा तो आपको अच्छा लगा, आपने कोई फोन खरीदा आपको अच्छा लगा। उपभोग जनित जो आनंद होता है वो आर्थिक कल्याण पैदा करता है। लेकिन ये आनंद आवश्यकताओं के एक आनंद तो वैसे होते हैं जो कुछ अलग तरह के होते हैं। कुछ आनंद ऐसे होते हैं कि भाई आपकी जरूरत पूरी हो जाए आप खुश हो जाते हो। जैसे भूख लग रही है आपको खाना मिल गया, सर्दी लग रही है आपको कपड़े मिल गए, कंबल मिल गया, तो आपको आर्थिक कल्याण मिल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति आर्थिक कल्याण अलग तरीकों से भी प्राप्त करता है। जैसे वो घूमने चला गया कहीं पर, स्विट्जरलैंड चला गया, जो उसकी एकदम नेसेसिटी नहीं है, मतलब बहुत जरूरत नहीं है इसको, हम ये कह सकते हैं, लेकिन उसको अच्छा तो लग रहा है, पैसे खर्च कर रहा है और उसको बढ़िया फील आ रहा है, उसको सुख मिल रहा है, उपभोग कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे आर्थिक कल्याण। उपभोग से जो आपको संतुष्टि मिलती है वो आर्थिक कल्याण पैदा करता है। जब आपको अच्छा लगे तभी तो कल्याण फील करोगे आप। कोई चीज आपको बढ़िया लग रही है, घूमना अच्छा लग रहा है, कपड़े पहनना अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने को कल्याण कहते हैं। अब उपभोग करने से अच्छा लग रहा है तो आर्थिक कल्याण, समाज में आने जाने से अच्छा अच्छा लग रहा है तो सामाजिक कल्याण। आपको सामाजिक सम्मान मिल रहा है, आप गए, लोग खड़े हो गए एकदम, आपको कहा कि बहुत दिनों में आए, और इस तरह से जो साथ में थे उनको भी लगा कि इनको समाज में लोग पहचानते हैं, तो उसको काफी अच्छा लगता है कि मेरे आसपास वाले भी मुझे देख रहे हैं कि मेरे गांव में कितना पकड़ है। सामाजिक पद मिल गया, प्रेसिडेंट मिल गए, कोई एनजीओ चला रहे हो तो भी अच्छा लगता है कि हम समाज का भला कर रहे हैं। तो ये दूसरों को, कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को खुश देख के उनको अच्छा लगता है और समाज की सेवा करते हैं, वैसे भी सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है, वो सामाजिक हो गया। राजनीति में अगर आप कहीं जा रहे हो और उसमें आपको अच्छा पद मिल गया तो किसको खराब लगेगा? ये उसको अच्छा तो लग ही रहा ना कि उसको एक अच्छा पद मिला। या वोट मांगने के लिए लोग आए आपके घर कि हमें जिताना, आप हमें वोट देना, तो आपको लगा कि एक एमएलए स्तर का व्यक्ति मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब मेरी भी इस समाज, मतलब देश की राजनीति में एक पकड़ है, आंशिक ही सही लेकिन है, मतलब वो आपको अच्छा फील देता है, वो राजनीतिक कल्याण में आ जाते हैं। और आर्थिक कल्याण में आप देखते हो कि उपभोग करके जो आपको अच्छा लगता है वो आर्थिक कल्याण में शामिल हो जाता है। तो संसाधन होंगे, वस्तु सेवा का उत्पादन होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और फिर लोगों की जरूरतें पूरी होगी तो उनको आर्थिक कल्याण प्राप्त हो जाएगा। इकोनॉमी का जो बेसिक आइडिया है वो इस तरह का है, राइट। अब इसमें कई बार एक नीचे हेडिंग लगाइए, है ना, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर ही लगानी है आपको, छोटा सा एक हेडिंग लगाना है। ऐसे लिखिए, पोटेंशियल जीडीपी। अभी जीडीपी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आप लिखो, मैं बताऊंगा। पोटेंशियल जीडीपी वर्सेस एक्चुअल जीडीपी। ये आपके मेंस में आया हुआ है 2020 या 21 के मेंस में। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? हिंदी इसका संभाव्य जीडीपी। बनाम, वर्सेस का मतलब बनाम, वास्तविक जीडीपी। लिखिए इसके बारे में। अर्थव्यवस्था के अंदर ही चलना है आपको, है ना, जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है उसमें लिखिए।
किसी देश के द्वारा सभी उपलब्ध संसाधनों के, ऐसे लिखिए, अनुकूलतम इंग्लिश में लिखिए ऑप्टिमम संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से उत्पन्न होने वाले जीडीपी को संभाव्य जीडीपी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। वास्तविक जीडीपी में ये देखा जाता है कि वर्तमान में जीडीपी का स्तर क्या है। उदाहरण के लिए कोमा लगाते हुए लिखिए 6 जनवरी 2023 को, ऐसे लिखिए, एनएसओ फुल फॉर्म करिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ द्वारा जारी किए गए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार दो हजार 22-23 के लिए भारत की जीडीपी का स्तर लगभग रुपीज 157 लाख करोड़ ब्रैकेट में लिखिए स्थिर मूल्यों पर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एक मिनट देना। का स्तर लगभग रुपीज 157 लाख करोड़ का बताया गया है। ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए का बताया गया है। ये इंडिया का एक्चुअल जीडीपी है, मतलब अभी जो मैंने लेटेस्ट बता दिया आपको, इससे लेटेस्ट कुछ है ही नहीं। 6 जनवरी को आए थे।
फर्स्ट अग्रिम अनुमान। अग्रिम अनुमान का मतलब ये होता है कि वर्ष ही खत्म नहीं हुआ और आप पहले ही बता रहे हो से 2022-23 कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को खत्म होगा ना। तो 31 मार्च कहाँ आया अभी तो हम ये जनवरी में चल रहे हैं और आज जो डेट है वो 18 जनवरी है। पूरा जनवरी मतलब आधा जनवरी बच रहा है, फिर फरवरी बच रहा है, फिर मार्च बच रहा है, तब जाकर 22-23 पूरा होगा ना। 1 अप्रैल 2022 से 22-23 शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2022 से। फिर आप 12 महीने ऐसे करके जाओगे तो 31 मार्च 2023 में ये 22-23 खत्म होगा, जबकि अभी तो हम 18 तारीख में हैं आज। तो एडवांस में एनएसओ ही भारत में आजकल क्या करता है, राष्ट्रीय आय के कोई भी डेटा वो तैयार करता है। पहले सीएसओ था, पुरानी किताबें पढ़ रहे होंगे तो सीएसओ दिखेगा, नया चल रहे हो तो एनएसओ दिखेगा। तो स्थिर मूल्यों का मतलब क्या है, उसमें भी दिमाग नहीं लगाना आपको। मैं लैंग्वेज में एक्यूरेसी रखना पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा दिया। इसका मैं आगे बताऊंगा कि मतलब क्या। आप ये मान के चलो कि 157 लाख करोड़ रुपए की हमारे देश की घरेलू सीमा के भीतर, जो मैंने बनाया ना ये डायग्राम जो आपके सामने रखा मैंने, ये हम पाकिस्तान में नहीं जा सकते, ये हमारा बाउंड्री है। बाउंड्री के कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, इसमें कुछ 19-20 के फर्क होते हैं। वो मैं जीडीपी अभी स्टार्ट नहीं किया ना, मैं तो इंट्रोडक्शन में चल रहा हूँ अभी मैंने जीडीपी का अर्थ नहीं लिखाया आपको, अभी मैं इकोनॉमी समझा रहा हूँ। जीडीपी का मोटा भाव कौन नहीं जानता, चाय वाला भी जानता। अब तो यूपीएससी की कोई किस चाय वाले से पूछ ले जीडीपी जीडीपी क्या होता है, तो बताएगा देश का उत्पादन जैसा कुछ होता है। परिभाषा से मतलब क्या है, जीवन परिभाषा से नहीं चलता है, जीवन भाव से चलता है। आपको भाव पकड़ में आ गया, बात खत्म। मोदी सर को क्या इतनी इकोनॉमिक्स आती है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में कितने आयाम, उनके आने के बाद उन्होंने कितने सारे नए नए कॉन्सेप्ट दिए। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 1 बाय 1 मालूम चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस फंक्शन को समझना है कि एक इकोनॉमी चलती कैसे, उस वर्ड भले ही आपको ना मिले, लेकिन आपको यूपीएससी में हो चूंकि, तो वहां आपको शब्द चाहिए होंगे प्रेजेंटेशन के लिए। इसलिए ये औपचारिक ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको कि ये वास्तविक होता है, ये पोटेंशियल होता है, ये फलाना होता है, क्योंकि शब्दावली वहां पे ले जानी पड़ेगी आपको। क्या किसान खेती इकोनॉमिक्स पढ़ के कर रहा है? प्रोडक्शन तो वो भी कर रहा है। और ऐसे ऐसे किसान देखे हैं मैंने जो कुछ पढ़े लिखे नहीं, लेकिन इतना उत्पादन करते हैं, करोड़पति हैं। अभी अडानी जी का इंडिया टीवी पे इंटरव्यू आया था आपकी अदालत का, तो वो सेकेंडरी पास भी नहीं कर पाए और मुंबई सूरत वगैरह चले गए थे। अब आपको पता है कि थर्ड रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के अडानी जी, लेकिन वो किस तरह से स्कूटर पे चलते थे, कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया। हम इमारत तो देख रहे हैं, उसके पीछे का कहानी हम नहीं देख रहे हैं। तो हम जल्दी से कह पड़ते हैं कि देश में तो ये अमीर अमीर होते जा रहे हैं, फलाना है, इनकी सेटिंग है, ऐसा है वैसा है। 1 रुपए हेक्टेयर मतलब उसकी बीघा की जमीन दे दी मुद्रा पोर्ट के लिए। उनका ये कहना था कि वहां कुछ था ही ना, नहीं था उस जमीन में। आज मुद्रा पोर्ट बनने के बाद जमीन के रेट बढ़े हैं तो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि उनको 1 रुपए की दे दी। लेकिन जो वहां के जिन लोगों के पास भी जमीनें हैं, आज उनको कितना फायदा है कि उनकी रेटें इतनी बढ़ी हुई हैं। ये मुद्रा पोर्ट की वजह से हुआ। हम बिडिंग से हर चीज को लेते हैं, तो इसमें करप्शन की कौन सी बात है? बिडिंग हो रही है, हम हाईएस्ट बिड कर रहे हैं, उसके वीडियो बने हुए हैं, सारी चीजें, तो किस आधार पे कोई चीजें कही जा रही? लेकिन क्या अडानी जी ने मतलब हार्वर्ड में जाके मतलब एमबीए किया कि किस क्या पढ़ाई करी उन्होंने? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्रिंसिपल थी उनके जज के रूप में आपकी अदालत में, और उनको रजत शर्मा जी ने कहा कि क्या इनका एडमिशन हो सकता है आपके कॉलेज में? तो मैडम क्या कहती है कि इनको 100% एंट्रेंस टेस्ट में नंबर लाने होंगे, तब एसआरसीसी में इनका एडमिशन हो सकता है। पहले तो ये कहा, लेकिन बाद में कहा कि आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेने की क्या आवश्यकता है अडानी जी को,
इन इन अडानी जैसे लोगों को, अडानी सर जैसे लोगों को हम क्लास में पढ़ाते हैं कि वो क्या मॉडल है उनका, हम उनको पढ़ाते हैं। इनको एडमिशन लेने की एसआरसीसी में क्या आवश्यकता है? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो डीयू का है, ज्ञान अलग चीज है और औपचारिकता अलग चीज है। तो ये औपचारिक बातें हैं, जीडीपी की परिभाषा वगैरह आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि देश के अंदर उत्पादन हो रहा है, उसकी बात चल रही है। तो ये जीडीपी आज की तारीख में भारत का 157 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी है। डॉलर के रूप में देखो तो 3 ट्रिलियन प्लस मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था है अमेरिकन डॉलर के हिसाब से। तो ये एक्चुअल जीडीपी है। और पोटेंशियल किसको कहते हैं? जो मैंने आपको बताया, अनुकूलतम साधनों का ऑप्टिमम इस्तेमाल, न तो उनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, न कम इस्तेमाल, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम। आइडियल टाइप का जो इस्तेमाल होता है, उससे कितना प्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे आप अपना आइडियल इस्तेमाल करें, मैं कई छात्र कहाँ आइडियल इस्तेमाल करते हैं अपना, पोटेंशियल होती है लेकिन ऐसे सुस्त रहते हैं, ढीले रहते हैं, अपडेट नहीं करते, अच्छी चीजें नहीं पढ़ते, इधर उधर उनका डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो वो पोटेंशियल अनुकूलतम अपना यूज नहीं कर रहे। अगर एक इकोनॉमी अपने सभी साधनों का, जिससे गांव में छिपी बेरोजगारी, क्या ये अनुकूलतम इस्तेमाल है? मतलब एक खेत में 3 लोग काम करने चाहिए, 10 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा होगा ना आपने ये बात, तो छिपी बेरोजगारी होता है। सब आएगा हमारी क्लास में, लेकिन इतने अनजान आप भी नहीं हो कि भाई ये बात हमने नहीं पढ़ी हुई है। अब कोई ट्रेनिंग करके आया, उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो कहाँ अनुकूलतम इस्तेमाल हो रहा है उसका? अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होता है। ये तो मैंने छिपी और ऐसे बताया। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपने किया पीएचडी और पढ़ा रहे हो स्कूल में, अंडर मतलब अंडर का मतलब आप में जो योग्यता है उससे कम किस्म का रोजगार आप कर रहे हो, तो इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और एक और चीज होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट में, जैसे एक रिक्शे वाला 5 घंटे रिक्शे चलाना चाहता है, लेकिन उसको 2 घंटे ही काम मिल रहा है, तो वो आइडियल यूज है क्या उसका? वो बैठा हुआ है, रिक्शा लेके बैठा हुआ है, रिक्शा भी खड़ा है, और वो भी, रिक्शा भी एक साधन है। ये और बता दूंगा आपको, जो वो भी साधन है जो रिक्शे चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला, और जो रिक्शा है वो भी साधन है। अब रिक्शा चलेगा रिक्शे वाले से, सवारी नहीं आ रही है तो रिक्शा भी खड़ा है और वो भी बैठा हुआ उसके ऊपर। टैक्सी वाला है, जैसे अब गाड़ी भी खड़ी है, टैक्सी साधन है कि नहीं? आप हमें ये बताइए। अरे मेरे तो पिताजी कहते थे, बेटा क्या साधन है तेरा, तेरे को जाना है जयपुर, मैं गांव में 3 किलोमीटर दूर, मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर बस जाती थी, बेटा किस साधन से जाओगे? वही बोल रहे कि साधन से जाओगे, का मतलब कैसे जाओगे, किस तरीके से पहुंचोगे? तो क्या गाड़ी साधन नहीं है? अब वो बेचारा गाड़ी लेके आया, खड़ा है ऐसे ही, कुछ सवारी नहीं मिल रही, और खुद भी साधन है, उसको ड्राइविंग आती है ना, मैन पावर साधन नहीं होता है। ये देखो, बच्चे नहीं हो आप, बच्चों को पढ़ाने जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी है। तो आपने इंजीनियरिंग कर रखी, हर तरह के श्रम में तो हर तरह के आ जाते हैं ना, मतलब छोटे से छोटे टाइप के, बड़े से बड़े, हर तरह का आ गया इसमें। अब कोई पायलट की ट्रेनिंग करके आया, वो भी श्रम के अंदर आएगा, लेकिन उसको उस काम नहीं मिल रहा है, तो आइडियल नहीं कह सकते हो आप इसको। ये तो मैंने वैसे बताया आपको कि लोग खाली है और इस तरह का। दूसरा ऐसा भी होता है, कई बार सर, आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट आ जाएगा। और आप ये ध्यान रखिए कि वर्टिकल अप्रोच रखिए पढ़ने का। आप इसको पीटी जैसा मत समझो, पीटी पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन इसको पीटी जैसा मत समझो। ये मेंस और उसको इंटरव्यू तक लेके जाओ आप। जैसे पोटेंशियल जीडीपी मेंस में आ गया, वैसे जीडीपी का टॉपिक मेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। आप सिलेबस मैंने भी दे रखा, आप भी देख लीजिएगा कि मेंस में क्या जीडीपी वगैरह ऐसे टॉपिक्स हैं, नहीं है उसमें। लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया सवाल, 3 3 सवाल आए हुए हैं जीडीपी पे हाल ही के टाइम में, एक ही साल में 3 3 पूछ लिया एक साथ।
इसलिए जो आप यहाँ पढ़ रहे हो तो उधर भी काम आ सकता, बाय द वे आ गया तो। अब एक और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमसे निर्णय गलत हो जाते हैं, इसमें सरकार की भूमिका भी बन जाती है कई बार। जैसे कि हम गेहूं की एमएसपी ज्यादा कर दें कि किसानों को ज्यादा समर्थन मूल्य मिलेगा, तो वो क्या करेंगे कि जिस खेत में कोई और फसल हो सकती है ज्यादा अच्छी, मतलब आप सोइल की जांच कराओगे तो लग रहा है कि कुछ और फसल होनी चाहिए उसमें, लेकिन वो एमएसपी के आकर्षण में उसमें जा रहा है। वो कह रहा 10% कम उत्पादन होगा गेहूं, मतलब जो मान लो गेहूं का जो दूसरी फसल है उसका 10% ज्यादा होगा, गेहूं का 10 कम होगा, लेकिन मेरे को 25% ज्यादा कीमत मिल रही है, तो मैं रेवेन्यू देखूंगा ना, मुझे टोटल इनकम देखूंगा ना। अगर आपको कीमत तुलनात्मक रूप से ज्यादा और थोड़ी सी क्वांटिटी कम है, तो कीमत को क्वांटिटी से गुणा करोगे तो आपकी इनकम ज्यादा आ जाएगी। जैसे 10 को 10 से गुणा करो तो 100 आएंगे, 10 रुपए कीमत और 10 क्वांटिटी हो, और आपको कीमत 20 मिले और क्वांटिटी 9 ही रह जाए, तो 20 को 9 से गुणा करोगे 180 आ रहे हैं। तो आप 9 थोड़ी देखोगे, आप इनकम से मतलब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसान किस चीज को देखेंगे, आप होते तो क्या चीज देखते, मैं होता तो क्या चीज देखता, टोटल इनकम मेरी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। मान लो कम स्टूडेंट भी मुझे ज्यादा इनकम दे सकते हैं, तो मैं वो संख्या पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं उसके इनकम के परिणाम पर ज्यादा ध्यान दूंगा। तो कई बार क्या होता है कि सरकार ऐसी पॉलिसी बना देती है जिससे वो गलत जगह, मतलब जिसमें गेहूं होना चाहिए उसमें या कुछ दूसरी फसल होनी चाहिए उसमें आप गेहूं उगा रहे हो। इससे संसाधनों का क्या आइडियल इस्तेमाल हुआ है, ऑप्टिमम इस्तेमाल आप कह सकते हो इसे, नहीं कह सकते हो ना। मतलब ऐसे कई बार पॉलिटिक्स ऐसे भी हो जाती है, जहां फैक्ट्री खुलनी चाहिए वहां आपने नहीं खोली, कहीं और ही लगा दी क्योंकि आप उस क्षेत्र के हो। अच्छा, आइडियल जो होता है यूज साधनों का, ये समाज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं कई पक्ष ले रहा हूँ यहाँ पे। अब महिलाओं की भारत में श्रम बल भागीदारी की दर पुरुषों की तुलना में आधी है, 55% के आसपास, 55-57% के आसपास ये पुरुषों की है और महिलाओं की 25 ही है। तो आप उसको पढ़ोगे कि महिलाएं श्रम बल में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पा रही है जिस श्रम, तो उसके पीछे कुछ कारण तो सकारात्मक पाए गए भारत में, कि कुछ महिलाओं ने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, मतलब हम पढ़ाई करना चाहते हैं, इस तरह के सकारात्मक कारण मिले कुछ। लेकिन ज्यादातर सामाजिक, मतलब सामाजिक बाधाएं, सामाजिक जिम्मेदारियां, आप घर की जिम्मेदारी महिला उठाती है मुख्य रूप से, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना है, पति के लिए टिफिन तैयार करना है, सास ससुर की सेवा करनी है, फिर वापस आके घर संभालना है, घर में साफ सफाई भी करनी है, उसको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये समाज भी, तो वो महिला के अंदर टैलेंट है। मैंने, मेरे जानकारी में एक गर्ल थी, दौलत राम कॉलेज में पढ़ी हुई थी, और दौलत राम कॉलेज की मुझे लगता है टॉपर थी वो लड़की। और उसका क्या हुआ, मेरे अभी पिछले दिनों किसी कारण से मुलाकात हुई 10 साल बाद, तो उसकी शादी कर दी उनके पेरेंट्स ने किसी व्यवसायी से, और वो सूरत वगैरह में साड़ियों का काम करते हैं, और वो लड़की सिर्फ बच्चे पाल रही है, 3 उसके बच्चे हो गए हैं और वो बस। मैंने उसको कहा "आप ऐसे कैसे, दौलत राम कॉलेज में पढ़े हुए हो, टॉपर हो, ये क्या अपनी दुर्गति कर ली, पढ़ाई करते हैं ना थोड़ी आगे, ये तो सब होता रहता है, बाद में थोड़ा वेट कर ले"। तो उनके पेरेंट्स का भी कहा था मैंने कि इसको इधर किधर भेज दिया आपने, अब ये साड़ी की दुकान पे बैठती होगी या घर संभालती है, और दौलत राम कॉलेज में पढ़ी हुई है, उसको वैसे प्लेसमेंट मिल जाता दौलत राम कॉलेज के नाम से, टॉपर के नाम से उसको, और साइकोलॉजी वगैरह में थी, एक कोई क्लिनिक भी ओपन कर सकती थी। आजकल तो ये बीमारियां ज्यादा हो रही है, तो उसमें कंसल्टेंसी वगैरह में कहीं ना कहीं मतलब हो ही जाता, यूपीएससी भी दे सकती थी। पहली बात तो डीए में एडमिशन ही नहीं होता है, और फिर होके वहां टॉपर चल रही वो लड़की को आप घर के अंदर ऐसा कर दिए। अब जल्दी शादियों का भी एक समाज होता है कि हमें ये एज हो गई, अब शादी करनी है जल्दी से जल्दी।
तो उसका कहाँ यूज हो पा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो भी संसाधन है, चाहे वो महिलाओं के रूप में हो, भूमि के रूप में हो, मशीन के रूप में हो, आज हम बिजली है तो क्या उसका ठीक से इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट का क्या ठीक से इस्तेमाल करते हैं, हमारी सड़कें क्या वाकई में हमें सही माइलेज दे पाती है। अमेरिकन सड़कों पर ड्राइवर ट्रक और ट्रेलर 700 किलोमीटर चला लेते हैं एक दिन में, अमेरिका में, और हमारे यहाँ 250 और 300 किलोमीटर का एवरेज आता है। अब ड्राइवर वही है, साधन है, ट्रक है, दूरी कितनी तय कर पा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके देश की है, जो ढांचा है आपके देश का, उसमें गड़बड़